हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सेकंड चैप्टर, जिसमें से मैंने ये टॉपिक उठाया है लेखांकन मापदंड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या हैं, कैसे हम इन्हें पढ़ते हैं और कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, मतलब मैं टोटल इसके बारे में बताने वाला हूँ आपको। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, दिस इज द न्यू टॉपिक लेखांकन मापदंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब होता है मापदंड, यानी कि किसी भी चीज़ का आधार। जब हम अकाउंट्स करते हैं, खासकर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चाहे आप कॉरपोरेटिव फर्म हो, चाहे आप कंपनी हो, चाहे आप कोई दुकान हो, वहाँ पे जब अकाउंटिंग की जाती है तो उसके पीछे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं और जो हमें मानने पड़ते हैं। अब ये परंपराएं, ये रूल बनते कहाँ से हैं? ये एक संस्था है जिसका नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने 29 AS यानी कि 29 लेखांकन मापदंड स्थापित किए हैं। ये ऐसे मापदंड हैं कि कोई भी अकाउंटिंग अगर करता है तो उसे बेसिक इन्हें ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो अपने आप से कोई नया रूल बना सके, उन्हें इनमें से फॉलो करना पड़ेगा। यही वो सारे मापदंड हैं, यही वो सारे स्टैंडर्ड हैं जिन्हें मानकर अपने अकाउंटिंग को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं AS1, जिसे डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कहते हैं। यानी कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, यानी कि जो स्टार्टिंग है कि कैसे होनी है अकाउंटिंग की, कौन कौन सी चीज़ें इसमें ज़रूरी पड़ती हैं, वो इसके अंतर्गत बताया गया है। 1991 को ये लागू हुआ था। सेकंड बात करते हैं AS की, जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़ है। अब आप ये कहेंगे सर इनके बारे में और डिटेल नहीं आती एग्ज़ाम में। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एग्ज़ाम में केवल इनके नाम आते हैं, या आपसे कोई भी चीज़ पूछ लेगा, जैसे आपसे कहेगा कि डेप्रिसिएशन का कौन सा AS है बताइए, ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आते हैं। तो आप 29 को क्रम वाइज याद कर लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आपके हेल्पफुल होगा। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ, सेकंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज़, यानी कि स्टॉक का वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं। स्टॉक को हमने नया नाम दिया है इन्वेंट्रीज़ का, तो जो इन्वेंट्रीज़ है, जो स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके पीछे कौन सा रूल है। तीसरा आता है AS थर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि बिजनेस में हमने कैश फ्लो फंड फ्लो चैप्टर तो पढ़ा होगा। कैश फ्लो को कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना आपका पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे रूल बनाए 2001 में। ये है AS थर्ड। AS 4 आता है कंटिजेंसीज एंड इवेंट एंड आफ्टर द बैलेंस शीट। अगर आप कोई भी बैलेंस शीट बना रहे हैं इन द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो उस समय आपकी कौन कौन सी कंटिजेंसीज हैं, कौन कौन सी संभाव्य दायित्व हैं जो आपको संभावना है कि ये हो सकते हैं, वो आप उन्हें दिखाएं कि दिखा सकते हैं, इसकी वैल्यू है। AS 5 में नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का जो पीरियड है वो इन्होंने बताया है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग कितने टर्म्स में आपको नेट प्रॉफिट ज्ञात करना है। इसमें कुछ 12 माह दिए हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। AS 6 डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जो भी हरास लगाते हैं हम, किस चीज़ में कितना हरास लगना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन लगना है मशीन पर, उसकी लिमिट 10% है, फर्नीचर पर उसकी लिमिट भी 10% है, और कंप्यूटर की 60% है, और इलेक्ट्रिक डिवाइस की 20% है। ऐसे ही हर चीज़ की तय हो जाती है कितनी परसेंटेज इसकी रहने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं AS 7 की। ये है कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी बनने से लेकर कोई भी बिल्डिंग बन रही है या कोई चीज़ें बननी है, उनके जो पीछे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके पीछे क्या क्या रूल हैं, वो सारी बातें इसमें दी गई हैं। AS 8 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में दे रखा है कि अकाउंटिंग को आगे बढ़ाने के लिए उसकी रिसर्च और उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आप लोग कर सकते हैं। AS 9 में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन दे रखा है, यानी कि जो आपका रेवेन्यू है, जो इनकम है बिजनेस की, उसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, ये इसमें बताया गया है। AS 10 में अकाउंटिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, हमारी जो फिक्स एसेट्स होती हैं, आपको पता है जब भी हम कोई नई एसेट्स परचेज करते हैं, उसका जो एक्सपेंसेस होता है वो उसकी कॉस्ट में जुड़ जाता है। जैसे 1 लाख की कोई मशीन परचेज की और 5,000 उस पर खर्चा हुआ है, तो वो 1,05,000 की पड़ेगी। ये इस AS 10 में बताया गया है। AS 11 में द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, जो भी फॉरेन एक्सचेंज रेट होते हैं, जैसे कि इंडिया के रुपी से अमेरिका के डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, तो वहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट का काम होता है। अब उसमें चेंज होता रहता है, अप डाउन चलते रहते हैं, तो उसका क्या रिफ्लेक्ट पड़ेगा, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं, तो वो इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है AS 12, जिसमें बताया गया अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स,
जो सरकारी अनुदान मिलता है, अनुदान राशि सहायता जो मिलती है उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये दिखाया गया है AS 12 में। AS 13 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट्स करता है उसके पीछे क्या पॉलिसीज़ रहती हैं, क्या दिखा सकते हैं, ये उसमें दिया गया है। फिर आता है AS 14 में अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशंस। अमलगमेशन का मतलब होता है जैसे दो फर्म को मिला दिया जाए, दो संस्थाएं, दो कंपनी एक बन जाती है, तो उनकी अकाउंटिंग कैसे होनी है वो इसमें दिया गया है। AS 15 में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट जो दे रखे हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ होता है उसको कौन कौन सी बेनिफिट्स मिलने हैं उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है ये इसमें दिया गया है। AS 16 में बोरोइंग कॉस्ट, जो आप उधार लेते हैं उसकी कॉस्ट कैसे मापी जाती है, इंटरेस्ट कितना लगना है, क्या चीज़ें हैं, ये सारी इसमें दी हैं। उसके बाद है AS 17 में सेगमेंट्स रिपोर्ट्स, जो सेगमेंट्स हैं हमारे स्लैब बाय स्लैब उनकी रिपोर्ट्स इसमें दिखाई गई है। AS 18 में रेट्स पार्टी डिस्क्लोजर्स, जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स होते हैं वो कैसे मेंटेन करने हैं इसमें दिखाए गए हैं। AS 19 में लीजेस, यानी कि जो ठेके पर सामान लिया जाता है, ठेके पर ज़मीन लेना, एसेट्स लेना, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है वो इसमें दिया गया है। AS 20 अर्निंग पर शेयर, जो आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो भी प्रॉफिट होता है उसको नंबर ऑफ इशूड शेयर से डिवाइड करके अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है, उसके अंदर का बताया गया है। AS 11 में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि एक नाम की 2-3 संस्था होती हैं तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, जो इसमें बताया गया है। AS 22 में अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस एंड टैक्सेस ऑन इनकम, कि इनकम टैक्स, इनकम पे कैसे टैक्स लगना है, ये AS 22 में बताया गया है। AS 23 में अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो एसोसिएट होते हैं इन्वेस्टमेंट की वो कैसे काम करना है वो इसमें बताया गया है AS 23 में। AS 24 में डिस्काउंटिंग ऑपरेशंस, जो भी डिस्काउंट वगैरह लगते हैं उनके ऑपरेशंस क्या है इसमें बताए गए हैं। AS 25 में इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनती हैं हमारी उनको कैसे इंटरिम, मतलब वो सारी इसमें बताई गई है कि इमरजेंसी में कैसे बना सकते हैं। AS 26 में इंटेंजिबल एसेट्स जो होती हैं, जो आपको पता है ख्याति, जैसे गुडविल, पेटेंट्स, पैटर्न्स, ये सब इंटेंजिबल्स जिसे हिंदी में अमूर्त संपत्ति कहते हैं वो होता है, वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। AS 27 में फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, जो जॉइंट वेंचर करते हैं, आपने चैप्टर पढ़ा होगा संयुक्त साहस, तो उसकी इसमें मेंटेनिंग होती है। AS 28 में इम्पेयरमेंट्स ऑफ एसेट्स, एसेट्स को कैसे इम्पेयर करें, जोड़ें उसको अकाउंटिंग। AS 29 लास्ट, जितने भी प्रोविजंस और कंटिजेंस लाइबिलिटीज़ होती हैं उनके एडजस्टमेंट कैसे करनी है, संभाव्य दायित्व जिन्हें कहते हैं उनके एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो दिया है आपको इसमें। तो बेसिकली ये सारे 29 मैंने आपको बता दिए हैं AS। तो अगर आप और इनकी जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो टॉपिक है हमेशा शॉर्ट में आता है एग्जाम में, लॉन्ग में कभी नहीं आया। बुक में भी आपकी शॉर्ट में दे रखा है, केवल इनके नाम दिए, क्योंकि इनके बारे में हम CA में पढ़ते हैं, तो BCom के लेवल में केवल इनके नाम आते हैं, वो आप पढ़ लीजिए। ये बस पूछा जाएगा कि कौन किससे रिलेटेड है। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नहीं है तो प्रेस द बेल आइकन।